नमस्कार दोस्तों, ऑल अबाउट टीवीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अब ये स्पेशल क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम करने वाले हैं रिव्यू एक ऐसी गाड़ी का, कुछ ही दिनों पहले इसकी डिलीवरी स्टार्ट हुई है और ये गाड़ी है महिंद्रा की XEV 9e। और दोस्तों, जिस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं ये गाड़ी लगभग 1000 किलोमीटर चल चुकी है और आज की इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि होने वाले हैं परचेज, जिसमें कि हम ओनर से पूछेंगे कि उन्होंने ये गाड़ी ही क्यों चूज करी, जो कि जिस प्राइस ब्रैकेट में ये आती है। दूसरा पॉइंट रहने वाला है परफॉर्मेंस, जिसमें हम ओनर से इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे कि कैसा रहा इस गाड़ी का परफॉर्मेंस। उन्होंने 1000 किलोमीटर चला ली है। और तीसरा रहने वाला है प्रैक्टिकलिटी, कि ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है। हालांकि ये गाड़ी बहुत फीचर लोडेड है और हम ओनर से जानेंगे कि ये गाड़ी उनको कितनी प्रैक्टिकल लगी। और चौथा पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो करेंगे प्रोज एंड कॉन्स, जिसमें कि हम जानेंगे गाड़ी के क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। और पांचवा पॉइंट रहने वाला है ओनर्स का पर्सनल फीडबैक, अगर वो कोई पर्सनल फीडबैक देना चाहेंगे महिंद्रा को, क्योंकि ये महिंद्रा की पहली फीचर लोडेड गाड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर मिस्टर विनय को एंड मिस्टर अथर्व को। मिस्टर अथर्व, स्वागत है आप। थैंक यू। सबसे पहले मैं चाहूंगा विनय, आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना और अपनी गाड़ी का थोड़ा इंट्रो दीजिए। ओके, मेरा नाम विनय राघव है। आई वर्क फॉर बी ग्लोबल, ब्लू वाइट डिजिटल टेक्नोलॉजीज। और ये गाड़ी अभी हमने 26 तारीख को ली है। ओके। हाँ, अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये कितने किलोमीटर एग्जैक्टली, कितने किलोमीटर? अभी आज ही अभी थोड़ी देर पहले 1001 वार हुआ है इसका। 1000 बढ़िया के पूरे। ठीक है। तो मेरा पहला सवाल बनता है कि आपने जिस प्राइस रेंज में आती है 35 लाख के करीब, तो उस प्राइस रेंज में BYD की भी आती है ऑटो 3 और MG की ZS-EV भी हैं, तो आपने इस गाड़ी को ही क्यों चूज किया? देखो, आई एम अ महिंद्रा बॉय टू बी ऑनेस्ट। माय फर्स्ट कार वाज अ महिंद्रा। मैं महिंद्रा XUV ली थी। वहाँ पीछे खड़ी हुई है। क्या कलर की जो है वो भी है। एक मेरे पास थार भी है और एक बड़े भाई के पास XUV 700 है। तो बेसिकली आई एम महिंद्रा फॉर लोकल काइंड ऑफ अ गाय। और मेरे को लगता है कि भाई अगर आप अपने यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसको खुद अगर अप्रिशिएट नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। बिल्कुल सही बात। और एक इन इंडिया राय है, बहुत फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है। बिल्कुल सही। और महिंद्रा के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है काफी सही रहा है, तो मुझे व्हाई नॉट। नहीं, बिल्कुल गाड़ी जो है ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है और बहुत ही स्टाइलिश गाड़ी है। और परफॉर्मेंस और फीचर्स की बात करें तो परफॉर्मेंस भी इनफैक्ट इस गाड़ी की जो है, कंपनी कहती है कि 282 bhp की पावर जनरेट करती है ये गाड़ी और 380 Nm का टॉर्क है इस गाड़ी में। और कंपनी जो रेंज क्लेम करती है, आपने 1000 किलोमीटर चला लिए, कंपनी रेंज क्लेम करती है 685 किलोमीटर, 656 सॉरी किलोमीटर्स। तो क्या आपकी जो आपने अगर चलाई है 1000 किलोमीटर, कितनी प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज है? बेसिकली क्या है ना, देखो जो भी कंपनी जितनी भी कंपनीज क्लेम कर रहे हैं, करेक्ट, तो वो एक तो मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट करेक्ट है। दूसरा फिर होता है कि वो आइडियल कंडीशंस में ट्रैक पे देखते हैं, तो उसमें ड्राइवर का वेट कितना है, स्पीड कितनी है, वो सब बहुत मैटर करता है। बट मेरे को लगता है कि जैसे अगर हम रियल लाइफ उसकी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर ये चलती है। आई थिंक इस साइज की गाड़ी में लोग इस बारे में बात नहीं करते। करेक्ट। जितनी भी ईवीज अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, दिस कार इज लॉन्गर देन फॉर्च्यूनर, है ना। और मतलब मैसिव है। बिल्कुल सही बात है, मैसिव। इनफैक्ट जो है इस गाड़ी के साइज को जस्टिफाई नहीं करते। बिल्कुल सही है। मेरी हाइट 5'6" और ये गाड़ी मेरे से भी काफी ऊंची लग रही है। तो जितने भी लोग हैं वो इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो भी देख रहा है ना, गाड़ी बहुत बड़ी है। बिल्कुल सही बात। तो ये एक मेरे को लगता है कि जिस साइज में है और जो रेंज गाड़ी पे है, राइट, बहुत अमेजिंग। इनफैक्ट BE6 जो है इनकी, जो कि 2-4 लाख रुपए सस्ती है, इनफैक्ट मुझे लगता है ये गाड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल एज कम्पेयर टू BE6 है। और अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें, कंपनी कहती है कि ये गाड़ी 0 to 100 लगभग 6 सेकेंड्स में अचीव कर लेती है। क्या आपने इसको ट्राई करा? नहीं यार, देखो आई एम अ फैमिली मैन। मैं मतलब वो सब चीजें मैं नहीं करता हूँ। अब वो I don't feel like doing all those things. Okay, और this is my everyday vehicle. Okay. Mostly ये अभी ड्राइवर ही चलाएगा, मैं पीछे बैठ के घूमूंगा इसमें। सही है। और आपकी ये पहली ईवी है, इससे पहले आपने कभी ईवी कार नहीं चलाई, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि मतलब कैसा लगता है? बेसिकली क्या इसमें जैसे एक डिफॉल्ट मोड है, हाँ, और एक है आपका एवरीडे मोड, और एक रेंज मोड है और एक रेस मोड है। ओके, टोटल 4 मोड्स हैं इसमें। डिफॉल्ट मोड, रेंज, एवरीडे एंड रेस। ठीक है। तो जो डिफॉल्ट मोड है ना, उसमें सबसे ज्यादा रेंज दिखती है आपको। जब आप मीटर पे देखिए ना, तो सबसे ज्यादा रेंज उसमें दिखती है। वो डिफॉल्ट मोड में भी अगर आप
प्रेस द पेडल करते हो तो बहुत सारी जो गाड़ियां है ना 1600 सीसी 2000 सीसी की गाड़ी जो है उनमें भी इतना पंच नहीं होता, और जबकि ये वो सबसे लोएस्ट मोड है। बट अगर आप रेस मोड पे करते हैं तो मतलब आपका हेड जो है ना वो एकदम पीछे होता है। बिल्कुल, हमने इनफैक्ट अपने व्यूअर्स को बता दें, हमारी एक इसकी एक रिव्यू वीडियो है हमारी XCV9 की, जिसके अंदर हमने इस गाड़ी को चला के दिखाया है। हालांकि उस टाइम तक इस गाड़ी में 3 मोड्स अवेलेबल थे, रेंज, एवरीडे और स्पोर्ट्स मोड, रेस मोड जो बेसिकली है। अब हालांकि कंपनी ने जब इसको डिलीवर किया है तब आई थिंक ये कंपनी ने डिफ़ॉल्ट मोड ऐड करा है, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट मोड पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो टोटल 4 मोड हैं। तो अगर आपको ये हमारा पुराना वीडियो जो है आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अब बात करते हैं, परफॉर्मेंस की तो बात हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। ये गाड़ी आपको क्या लगता है कितनी प्रैक्टिकल है? मैं आई एम अ एसयूवी गाय, टू बी ऑनेस्ट। मुझे सेडान्स और हैचबैक उतनी पसंद नहीं है, मतलब मेरे पास ये तीसरी एसयूवी है। तो ये बेसिकली क्या, अब साइज को देख के तो बोलते हैं कि भाई ये सेडान है, बिल्कुल सही बात। मतलब जो लोग जिनको पता नहीं है, जिस हिसाब से लुक्स हैं इसके, इट्स अ कूपे, करेक्ट डिजाइन, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करते हैं तो इतनी लंबी गाड़ी है, आप अगर यहाँ पे घुमा के देखेंगे तो इसका जो टर्निंग रेडियस है ना वो बहुत कम है। मतलब इफ यू कंपेयर इट विद थार से सब 4 मीटर की गाड़ी है, बिल्कुल सही कहा। उसको आप घुमा के देखें, इसको घुमा के देखें, चैलेंज क्या आते हैं हमें कि भाई गाड़ी भीड़ में, मतलब जो ज्यादा क्राउड होता है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो फिर आप कितनी अच्छे से मैन्यूवर होती है। राइट, बहुत ही अमेजिंग वो है, लाइक जो मैन्यूवरेबिलिटी। इनफैक्ट मैंने स्टीयरिंग भी देखा इसको चला के, तो स्टीयरिंग बहुत ही ज्यादा महिंद्रा ने इस पे वर्क किया, बहुत ही सॉफ्ट है। तो और सो बेसिकली क्या है, अभी जो दूसरी गाड़ी भी है B6 है, मतलब मेरे को घर पे ये था कि भाई B6 ज्यादा पसंद आ रही थी। अच्छा, देन हमने गाड़ी देखी है, तो मेरे को ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है, बिकॉज बिल्कुल पीछे बड़ा कैबिन है, बिल्कुल सही, आप आराम से बैठ सकते हैं। देयर इज अ बॉस मोड, आप वहां से पीछे से चेयर को आगे कर सकते हैं, तो आराम से आप बैठ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप अगर जैसे ट्रेवल कर रहे हैं तो ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी। सो प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है, और कई लोगों का कहना है कि इसके जैसे रियर सीट है उसमें 3 हेडरेस्ट हैं, और सेंटर हेडरेस्ट जो है वो ब्लॉक करता है व्यू को। क्या ये मेरे ख्याल से ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ओके, कि इसमें जो पीछे रियर व्यू है वो बहुत ही, एक तो क्या है, जो डिजाइन है ना वो ऐसे है, लाइक है ना, जो स्पेस है कूपे डिजाइन, जो ग्लास का स्पेस है ना वो पहले से कम है। उसके बाद जो तीसरा जो एक हेडरेस्ट लगा है, करेक्ट, उस वजह से पीछे का जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो जैसे और भी हाई एंड कार्स जो आती हैं उनमें डिजिटल IRVMs आते हैं, राइट, तो वो एक मिसिंग, हाँ वो मिसिंग है। आई थिंक वो एक अगर ऐड हो जाता है तो कैमरा इसमें ऑलरेडी है, राइट, पीछे से सब कुछ मतलब बिल्कुल दिख जाता है, सही कह रहे हैं। अगर वो यहाँ कनेक्टेड हो जाता है तो आई थिंक मे बी महिंद्रा माइट, या फिर महिंद्रा को एक सजेशन दे सकते हैं कि आप अगर जो रियर सीट है उसका जो सेंटर हेडरेस्ट है उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए। मैं ऑनेस्टली मैं बताऊं, जिस हिसाब से इसका डिजाइन है वो हटाने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर वो आपको अगर डिजिटली वो दिखता है, अगर वो आपके जो रियर व्यू मिरर है उसमें दिख जाता है, तो कहीं ना कहीं अंदर वाला जो सॉल्व हो ही जाता है। राइट, उसमें अगर हो जाएगा तो दैट विल बी ग्रेट। प्रैक्टिकलिटी की बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं इस गाड़ी का बूट स्पेस बहुत ही ज्यादा है। अब तक की जितनी भी गाड़ियां देखी हैं आई थिंक सबसे ज्यादा बूट स्पेस इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है, 36। राइट। और क्योंकि कूपे डिजाइन है इस गाड़ी का, तो आराम से आप इसको सीट्स को 60-40 स्प्लिट करके फोल्ड करके सो भी सकते हैं, पूरा बेड जैसा बन जाता है। राइट। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो मतलब फीचर तो बहुत ज़्यादा हैं, भर भर के फीचर्स हैं, तो आपको कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा? फीचर तो बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे को ऐसा आई डोंट हैव वन, मतलब मुझे वेंटिलेटेड सीट्स काफी सही लगे, बिकॉज अभी तक जो गाड़ी है मेरे पास उनमें इजी में वेंटिलेटेड सीट्स थी। और सबसे अच्छा जो मेरे को लग रहा है वो इसमें एयर फिल्ट्रेशन वाला सिस्टम है ना, वो मेरे को अच्छा लगा। इसमें AQI वगैरह सब बताता है कि गाड़ी के अंदर का AQI कितना है, और इस गाड़ी में एयर फिल्टर भी आपको एयर फिल्टर भी आता है, और जो बेसिकली एयर प्यूरिफायर है, तो अब जैसे डिफेंडर में भी वो आपको बताता है अपने करेक्ट भाई है सतीश। सो मोटा मोटा ये है कि ये जो फीचर है एयर प्यूरिफायर, जो कि 1 CR या 70-80 लाख रुपए की गाड़ी में आता था, ये महिंद्रा ने 30-35 लाख की गाड़ी में ये फीचर दे दिया, जो कि बहुत काम का है, क्योंकि पॉल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो एवरीवन इज अवेयर की मतलब सबको ये लगता है कि गाड़ी में एयर प्यूरिफायर का होना चाहिए और कितना AQI है वो सब इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बाकी इसमें हेड अप डिस्प्ले भी है, वो भी राइट, हाँ बिल्कुल सही कहा। सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें बिकॉज 360 डिग्री कैमरा अगर आए हैं तो उसमें अब
अगर आप इंडिकेटर वगैरह करते हैं तो राइट, आपको स्क्रीन पे ही कैमरा पे दिख जाता है कि भाई गाड़ी इधर से आ रही है या बिल्कुल सही बात अभी है। आपको राइट, राइट। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी का जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही लाजवाब है, और ये गाड़ी में आपको 5G सिम देखने को मिलता है, जो कि अभी तक किसी भी गाड़ी में, इलेक्ट्रिक गाड़ी में नहीं आता। और आपने जब इसको, जो 3 स्क्रीन्स जो आप देख रहे हैं, उसको जब आपने चलाया तो कितना स्मूथ है इसका डिस्प्ले वगैरह? बहुत स्मूथ है, मतलब देयर इज नो लैग, ओके। लिटरली देयर इज नो लैग। ये तो एक हाँ। के लिए एंजॉय करने के लिए है, वो यूट्यूब वगैरह ओके। उसमें सब चलता है। सो ये मतलब बच्चों आप के लिए पीछे बहुत देख अच्छा है सकते हैं, अगर आप कि वाइड ये बहुत अच्छा फीचर है कि एक स्क्रीन जो है पर्टिकुलरली उसमें आप मैच देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। बट मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि इन फ्यूचर में एक स्क्रीन में ऐसा कुछ होना चाहिए, प्राइवेसी प्रोटेक्टर होना चाहिए, जिससे ड्राइवर्स को थोड़ा सा वो ना करे। राइट। तो आपने प्रोज तो बहुत सारे बता दिए, लेकिन कोई भी गाड़ी आती है तो उसमें कमियां भी होती हैं, खामियां होती हैं, तो कुछ खामियों के बारे में बताना चाहेंगे इस गाड़ी? खामियां तो मैं मेरे एक को बस हेडरेस्ट आई थिंक हमने जो डिस्कस एड्रेस किया। का लगता है। हाँ, हाँ। टू बी ऑनेस्ट अभी 1000 किलोमीटर ही चलाई है, आई थिंक राइट, हमें राइट। और डिटेल्ड रिव्यू करना होगा बिल्कुल, आगे बिल्कुल। जब हम 5000 10,000 बिल्कुल, चला बिल्कुल। लेंगे। क्योंकि अभी तक तो क्या है, देखो नई गाड़ी होती है तो उसमें बिल्कुल। ऐसे कुछ इश्यूज ज्यादा आपको दिखाई देते नहीं है। राइट, राइट, और राइट। जब थोड़ा वेयर एंड टेयर होता है गाड़ी 5-10 हजार किलोमीटर आप चलाओगे तब आप ज्यादा बिल्कुल ज्यादा। अभी ये आई थिंक ये आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हो व्हेन यू ड्राइव, तो वो आपको दिखता है कि भाई पीछे थोड़ा स्पेस कम है। राइट, और राइट। आई एम अ काइंड ऑफ अ ड्राइवर जो बार बार पीछे देखता हूँ मैं कि भैया राइट, कौन आ रहा है, राइट, पीछे से राइट, साइड राइट। से कौन आ रहा है, तो वो मेरे को अगर हम इसके फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट अभी तक इतना बड़ा फ्रंट, 150 लीटर का फ्रंट स्पेस अभी तक इस गाड़ी में आया, तो ये आपका कितना प्रैक्टिकल यूज रहा, कैसा इसके प्रैक्टिकल तो बहुत है। मतलब अब आप सोचो ना, इतना पीछे स्पेस है, बारे? इसको आप बहुत रेयरली ही यूज करोगे करेक्ट, करेक्ट। टेक्निकली देखा। मतलब कोई इतना लाभ लश्कर लेके घूमता नहीं है, बिल्कुल सही बात इसमें भी सामान भर ले और इसमें भी सामान भर ले। राइट, एक लीटर का ये है, राइट, वहाँ 660 लीटर के से ज्यादा का मेरे ख्याल से राइट। ट्रंक स्पेस है, हाँ, उसमें ही बहुत सारा सामान आ बिल्कुल सही कहा है ना। आपने। हाँ। और इसमें फिर 150 लीटर का बताते हैं कंपनी, तो इसमें एक डफल बैग तो आ ही सकता है, 2 डफल बहुत बैग आराम आ से, आई सकते हैं थिंक आराम बहुत से। आराम से आ गया। बट ये है ना कि जैसे अब आपको जाना है, हाँ, हाँ। तो मतलब इसको खोलना उतना प्रैक्टिकल मेरे को नहीं लगता है एवरी टाइम, है ना। हम्म। बट ये है कि भाई अगर पर पुलिस वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को। कभी आप मॉल लेके गए हो तो उन्होंने चेकिंग, अब तक तो पीछे की चेकिंग होती थी, क्या आगे की चेकिंग, ऐसा कुछ नहीं नहीं एक्सपीरियंस? आगे कभी कोई चाहिए राइट, अभी क्योंकि तक उनको अभी अवेयर ही नहीं होगा कि ये। कोई अवेयरनेस नहीं है। बट हाँ। नॉर्मली क्या है इसमें, जिन लोगों को नहीं पता हम्म। तो इसमें सामान रख के जा सकते हैं, हाँ। तो नो चेकिंग गिरती सही पॉइंट कहा आपने। बाकी की सब समझदार हैं लोग। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सो अब बात करते हैं चार्जिंग की। ये गाड़ी जो कि 80 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आती है, तो क्योंकि बैटरी पैक बहुत बड़ा है, अभी तक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसी में है, तो ये कितना टाइम लेती है चार्जिंग होने में? चार्जिंग अब डिपेंड करता है कि आप कौन से चार्जर पे कर रहे हैं। अब सारे चार्जर्स की कैपेसिटी अलग है। बिल्कुल सही Static का कहा। है, वो फास्ट चार्ज भी मिलता है, हम्म। 30 किलोवाट के भी हैं, बिल्कुल 60 सही किलोवाट के कहा, भी हैं, right। और कहीं कहीं 100, आई थिंक माने सर के पास कोई 120 किलोवाट का भी है, जो आई थिंक 10-15 मिनट में आपका ये ओके। पूरा चार्ज कर सकता है। और 20 मिनट। कंपनी आपको इस गाड़ी के साथ कौन सा चार्जर देती है? एक तो तो चार्जर 2 ऑप्शंस आते हैं, Okay। 7.4 का और 11.4 का। अगर आपको 11.4 ऑप्ट करना है तो उसके लिए 3 फेज की लाइट होनी चाहिए ओके। आपके घर पे, जहां भी आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं चार्जर को, तो उसके लिए आपको 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा लेता है 11.4 आवर के उसके लिए। बट हम सैडली क्या है, अभी तक महिंद्रा इज नॉट एबल टू इंस्टॉल द चार्जर एट माई प्लेस। ओके। अभी तक कुछ इशू है, उनकी आउटसोर्स कर रखा है, बिल्कुल। उनमें कुछ इशू आ रहा है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कार्स ऑल ऑफ सडन डिलीवरी एक साथ ही। इंस्टॉल। राइट, राइट। वो आई थिंक एक अच्छी, मतलब ये थोड़ा अच्छे से हैंडल हो सकता था, दैट Correct, फीडबैक फ्रॉम माय साइड। अच्छा, इसको हाँ चार्जिंग का बताता हूँ। अगर 7.2 किलोवाट आवर का जो 7 उस पे अगर करते हैं तो घर पे अगर आप चार्ज करोगे 11 घंटे लगेंगे उसको चार्ज होने में, और रिवर्स है अगर आप 11.4 पे करते हो तो 7 घंटे में आपकी गाड़ी 80% तक चार्ज होती है। ओके। महिंद्रा इसको लॉक करके रखता है कि 80% से ऊपर चार्ज मत करो। ओके। अगर आपको 100% तक करनी तो आपको अंदर से सेटिंग्स चेंज करके तब आप ओके, 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 ओके। तो ऐसा Got तो रिकमेंड नहीं करते कि भाई 80% से आप एक्स्ट्रा चार्ज करें, बिकॉज उनको ये कि बैटरी हेल्थ जो है 100% तक आप ना लेके जाए। ओके। और अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपको चार्जिंग को लेकर अगर हम एक्सटर्नली चार्ज करते हैं तो अलग अलग एप्स आपको इंस्टॉल। बेसिकली क्या है कि आप अगर स्टैटिक पे जा रहे हैं, स्टैटिक का चार्ज जो ऐप है वो आप इंस्टॉल करें। इलेक्ट्रीफाई पे आप उनका ऐप इंस्टॉल करिए। उसके बाद जितना मुझे पता है, ये मेरे को कोई यूनिफाइड ऐप नहीं मिला,
टाटा पावर की अगर आप स्टेशन पे जा रहे हैं तो आपको टाटा पावर वाला आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐप में। करेक्ट। उसमें आप वॉलेट में पैसे ऐड करिए, उसके बाद आप चार्ज करिए। सो इन शॉर्ट ये होने वाला है कि जो भी आप ऐप, जितनी भी ऐप्स हैं एक्सटर्नल, उनके सबकी ऐप्स इंस्टॉल करें, सब में थोड़ा थोड़ा अमाउंट करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है चार्जिंग का, तो कोई ना कोई एक सिंगल यूनिफाइड गवर्नमेंट की ऐप आ जाए जिसमें कि सारे चार्जर्स एक ही बार वॉलेट में ऐड करके वो हो जाए। अगर मैं बात करूं, आपने एक्सटर्नली भी इस गाड़ी को चार्ज किया है तो कितना? एक्सटर्नली ही किया है। अच्छा, अभी तक एक्सटर्नली चला ही नहीं। और जो 7 पॉइंट वो जो साथ में जो आता है चार्जर है वो तो बेसिकली पोर्टेबल चार्जर। ओके, पोर्टेबल चार्जर अलग है। हाँ, उसको आप 7.4 और 11.4 दोनों को इंस्टॉल करवाना। ओके एक ओके, कोई सा भी। अगर आप 7 वाला लेते हैं तो 50,000 लगते हैं और दूसरे में 75 एक्स्ट्रा 25,000 एक्स्ट्रा बेसिकली। तो अभी इंस्टॉल हुआ नहीं है। और मैंने तो अभी घर के पास में यहाँ पे इलेक्ट्रीफाई करके है, उसके चार्जेस लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो वहां पे मैंने 2 बार चार्ज किया इसको। 450-500 रुपए कुछ लगे थे मेरे, जिसपे कल जैसे मैंने चार्ज किया 47 से 72% के करीब हुई। और मेरे 40 मिनट्स का मैंने चार्ज आया, पर उसने 20 मिनट में इसको चार्ज करके वो मतलब जितने यूनिट्स उसमें अलोकेट हो रहे थे। क्योंकि जैसे आप मिनट सेलेक्ट करते हैं कि इतने मिनट में 40 मिनट में 20 यूनिट आने वाली थी, उसने 20 यूनिट चार्ज कर दी गाड़ी। इसमें लगभग 134 किलोमीटर या आई थिंक 144 किलोमीटर का रेंज इसमें बढ़ गया। ओके 72%। और ये भी मैटर करता है कि वो चार्जर कितने किलोवाट का था, उसके ऊपर भी आई थिंक वो डिपेंड करता है कि भाई राइट कौन सी पे आप चार्ज। और ये गाड़ी कितने किलोवाट आर का चार्जर मैक्सिमम सपोर्ट कर पाती है? बोलते तो है आई थिंक 120 प्लस कर सकती है। तो अभी यहाँ पे गुड़गांव में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं कि हर जगह आपको फास्ट चार्जर्स मिल जाए। बिल्कुल। मेरे ख्याल से 60 किलोवाट का है जो यहाँ पे स्काई वॉक के आसपास है। ओके, M3M राइट SPR रोड पे। ओके। और एक मानेसर में है जो फास्ट चार्जर है, आई थिंक 120 किलोवाट का है। मैं श्योर नहीं हूँ, ओके, वो वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल आपने ये गाड़ी को कितने दिन हो गए लगभग आपको डिलीवरी? 26 मार्च को हमने इसकी डिलीवरी ली थी। ओके, अभी आई थिंक 7 या 8 दिन में आपने 1000 किलोमीटर चला दी है। और जैसे कि सबको पता है कि ये गाड़ी तो रनिंग कॉस्ट जो है इसकी, अगर आप एक्सटर्नली चार्ज करते हो तो लोगों का रहता है कि ये गाड़ी शायद 3 या 4 रुपए के करीब पड़ती है। तो आप क्या कहते हैं कि? ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने अभी कॉस्ट उतनी कैलकुलेट की नहीं कि कितने यूनिट कितने किलोमीटर पे क्या पड़ा है। तो अभी लिए है और इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं उस पे। और होम चार्जर से मैं कंपेयर इसलिए कर सकता बिकॉज डेटा नहीं। बिल्कुल सही बात है। वैसे जो हमने जो पास में वीडियोस देखी हैं और जो हमने देखा एनालाइज किया है, उसके हिसाब से जो अगर आप घर पे चार्ज करते हो तो मैक्सिमम 1 रुपीज पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है। और एक्सटर्नल अगर चार्ज करते हो तो डेट डिपेंड्स ऑन कितने वॉट का चार्जर है, और वो लगभग कॉस्ट कहीं मैक्सिमम 3 या 4 रुपीज तक जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती। तो चलिए, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। लेकिन आपको अगली वीडियो में हम इसका रेंज टेस्ट करके दिखाएंगे 100 to 0% का, और दिखाएंगे आपको कि कौन से फीचर्स इस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं और क्या ऐप कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या क्या ऐप से आप किन किन फीचर्स को ऑपरेट किया जा सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको ऐप में देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उन सवालों को पूछ सकते हैं।